सोचिए, एक ऐसा ब्रांड जो लगभग खत्म होने की कगार पर था, आज पूरी दुनिया में उसकी धूम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड की। चलिए जानते हैं इसकी उसी कमाल की वापसी की कहानी। एक जमाना था जब रॉयल एनफील्ड के बारे में एक मजाक बहुत चलता था। लोग कहते थे, भाई एनफील्ड तभी लेना जब कोई दोस्त मैकेनिक हो। मतलब ब्रांड की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लोगों का उस पर से भरोसा ही उठ गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक ब्रांड जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जो दिवालिया होने से बस कुछ ही महीने दूर था, वो अचानक से 1.97 ट्रिलियन की ग्लोबल पावर हाउस कैसे बन गया? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखते हैं कि कैसे एक इतना बड़ा एक आइकॉनिक ब्रांड लाइफ सपोर्ट पर आ गया। कई दशकों तक रॉयल एनफील्ड का इंडिया की सड़कों पर एक छत्र राज था। पुलिस, आर्मी सबकी पसंद, और राइडर्स के लिए तो ये एक कल्ट सिंबल था, एक स्टाइल स्टेटमेंट। लेकिन इस पूरी शानो शौकत के पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पनप रही थी। एक ऐसी प्रॉब्लम जो इस ब्रांड को लगभग ले ही डूबी थी। और फिर 90s के दशक के आखिर में मार्केट में एंट्री हुई जापानी बाइक्स की, हल्की, स्मूथ, भरोसेमंद और नई टेक्नोलॉजी वाली। और इनके सामने रॉयल एनफील्ड, भारी, शोर करने वाली, बार बार खराब होने वाली। टेल लीक होता था, माइलेज कम, टेक्नोलॉजी पुरानी, बेसिकली सब कुछ उल्टा। हालत इतनी खराब हो गई कि साल 2000 तक आते आते ब्रांड घाटे में जा चुका था। डीलर्स छोड़कर जा रहे थे और आखिर में तो आयशर मोटर्स के बोर्ड ने भी हार मान ली। उन्होंने फैसला कर लिया कि इसे बंद कर देते हैं, खेल खत्म। लेकिन कहते हैं ना, जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तभी कोई हीरो आता है। और इस कहानी में भी अचानक एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। ये थे सिद्धार्थ लाल, सिर्फ 26 साल के, आयशर ग्रुप के वारिस, पर उससे भी ज्यादा जरूरी एक पैशनेट बाइकर। उन्होंने बोर्ड के सामने एक बड़ा दांव खेला। कहा, मुझे 2 साल का टाइम दो, अगर मैं फेल हो गया तो बेशक इसे बंद कर देना। सोच सकते हैं कितना बड़ा रिस्क था ये। तो आखिर उनका प्लान था क्या? उनका मास्टर प्लान क्या था? आइए देखते हैं उस कायापलट के ब्लूप्रिंट को जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहला कदम, क्रूर फोकस। उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। आयशर के कुल 15 बिजनेस में से 13 बंद कर दिए, ताकि सारा का सारा पैसा, सारी एनर्जी, सारा फोकस सिर्फ 2 चीजों पर लगे, ट्रक्स और मोटरसाइकिल्स। इस पूरी स्ट्रैटेजी का कोर इन 5 कदमों में छिपा था। पहला, अपने प्रोडक्ट को जियो। दूसरा, कस्टमर को दिलो जान से समझो। तीसरा, इंजन में क्रांति लाओ। चौथा, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मार्केट हिला दे। और पांचवा, सिर्फ बाइक नहीं, एक पूरा अनुभव बेचो। पहले कदम को उन्होंने कैसे लागू किया? एक नया नियम बना दिया, सीधा सा रूल। आज से कोई मैनेजर कंपनी कार में नहीं आएगा। सब लोग रोज रॉयल एनफील्ड चलाकर ऑफिस आएंगे। इससे इंजीनियर्स और मैनेजर्स को खुद पता चला कि बाइक में असल में प्रॉब्लम क्या है, और बस वहीं से क्वालिटी सुधरनी शुरू हो गई। और कस्टमर को समझने के लिए सिद्धार्थ लाल ने एसी ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी। नहीं, वो खुद सड़क पर उतर गए। पूरे 4 साल अकेली लंबी राइड्स पर निकले। इंडिया के कोने कोने में गए, हजारों कस्टमर्स से बात की, हर डीलर से मिले, सर्विस सेंटर्स में जाकर बैठे, ताकि वो ब्रांड की रूह को, उसकी आत्मा को समझ सकें। और फिर आया गेम चेंजर, इंजन में क्रांति। पुराने इंजन को हटाकर लाया गया नया यूनिफाइड कंस्ट्रक्शन इंजन, यानी यूसीई। इस एक बदलाव ने सब ठीक कर दिया। ऑयल लीक बंद, ज्यादा वाइब्रेशन कम हो गया, विश्वसनीयता बढ़ गई, और सबसे जरूरी बात, बाइक का जो असली कैरेक्टर था, उसकी जो डुग-डुग आवाज थी, उसको जिंदा रखा। इन्होंने कहा, हमें शोरूम नहीं चाहिए, हमें राइडर्स के लिए मंदिर चाहिए, ऐसी जगह जहां वो आके मिल सकें, अपनी कहानियां शेयर कर सकें। असल में उन्होंने शोरूम को कम्युनिटी एक्सपीरियंस सेंटर बना दिया। वो बाइक नहीं बेच रहे थे, वो एक लाइफस्टाइल बेच रहे थे, एडवेंचर का, भाईचारे का। तो जब ये सारा ब्लूप्रिंट काम करने लगा, तो जो रिजल्ट्स आए वो दिमाग हिला देने वाले थे। जरा इस ग्रोथ को देखिए। साल 2000 में 24,000 बाइक्स बिकती थी। 2014 तक ये नंबर 3 लाख के पार चला गया, और आज 9 लाख से भी ज्यादा।
एक वक्त था जब कंपनी महीने में 2000 बाइक नहीं बेच पा रही थी, और एक वक्त ये है कि उसने हार्ली डेविडसन जैसे ग्लोबल जायंट को भी यूनिट सेल्स में पीछे छोड़ दिया। और इसका असर सीधा फाइनेंशियल सक्सेस पर दिखा। कंपनी की मार्केट वैल्यू यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई। कमाल है ना? तो इस पूरी कमाल की वापसी की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सीक्रेट सॉस क्या है? आइए देखते हैं सिद्धार्थ लाल प्लेबुक। इस प्लेबुक का सबसे बड़ा सीक्रेट है अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। देखिए, लोग कहते थे कि बाइक बहुत भारी है। ये एक कमजोरी थी, एक आलोचना थी। उन्होंने इसे एक ताकत की तरह पेश किया कि हाँ, ये भारी है और इसी वजह से रोड पर एकदम चिपक कर चलती है, एक स्थिर राइड देती है। एक और उदाहरण देखिए। लोग कहते थे इसका डिजाइन पुराना है, ओल्ड स्कूल है। ठीक है, उन्होंने इस कमजोरी को पकड़ा और इसे एक शानदार ताकत में बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये ओल्ड स्कूल नहीं, ये विरासत है, ये आइकॉनिक है। जब बाकी सारी बाइक्स एक जैसी दिख रही थीं, रॉयल एनफील्ड ने अपनी अलग पहचान बनाई, कमजोरी को विरासत बना दिया। तो रॉयल एनफील्ड की कहानी यही दिखाती है कि सही विजन, सही फोकस और एक जुनूनी लीडर के साथ मौत के दरवाजे पर खड़ा ब्रांड भी दोबारा जिंदा हो सकता है, और ना सिर्फ जिंदा बल्कि एक ग्लोबल लेजेंड बन सकता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा और कौन सा भूला बिसरा लेजेंड है जो बस एक दूरदर्शी लीडर का इंतजार कर रहा है अपने पुनर्जन्म के लिए।